सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज लेकर आए हैं चैप्टर 6 प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। चैप्टर इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में मैंने और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है ताकि चैप्टर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो फटाफट सारे टॉपिक्स रिवाइज करेंगे और वन शॉट वीडियो है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कवर होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, वीडियो अच्छी लगे तो सबको शेयर जरूर करना। तो बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे। पहला टॉपिक है हमारा केव्स ऑफ अजंता। तो अजंता के केव्स के बारे में पढ़ें तो क्या क्या हमारी बुक में बताया गया है। मैंने इमेजेस भी रखी हैं, आगे देखेंगे। द फेमस केव्स ऑफ अजंता आर सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नियर अजंता विलेज। औरंगाबाद जिले में पड़ता है, ठीक है। अजंता विलेज में हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है, संभाजी नगर रख दिया गया है। तो इस जिले में ये पड़ता है। दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्ट ऑफ वास्तु। वास्तु के हिसाब से, वास्तु शास्त्र के बारे में हमने पढ़ा था पीछे, शायद वो वीडियो नहीं डाली है मैंने अभी। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा हेरिटेज है, इसके पीछे वाला चैप्टर है, चैप्टर 5, उसमें इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, तो वास्तु के हिसाब से ये केव बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये बताया गया कि इन केव्स को हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला हिस्सा है केव्स बेस्ड ऑन वॉल पेंटिंग्स, यानी कुछ ऐसी केव्स हैं जिसमें वॉल्स पर पेंटिंग की गई है। और एक ग्रुप की मतलब केव्स हैं जिसमें स्कल्पचर किया गया, मतलब पत्थरों पर तराश कर या फिर मूर्तियां बनाई गई हैं, इस तरह का पूरा है। तो दो ग्रुप्स में केव्स को हम स्टडी करते हैं, एक पेंटिंग्स की केव्स और दूसरी है स्कल्पचर की केव्स, ठीक है। इसके अलावा क्या बताया है इसमें, जो केव नंबर 1, अब ये तो उस समय पर नंबरिंग नहीं की गई थी, उस समय तो बनाया था उन लोगों ने, पर हिस्टोरियंस ने उसको कैटेगराइज किया है, कुछ नंबरिंग दी गई है उनको। तो इसमें से जो केव नंबर 1, 2, 10, 16 एंड 17, इन सब में पेंटिंग्स मौजूद है। बहुत ही मतलब सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, और बहुत ही मतलब ऐसा कह सकते हो कि लोग देखने के बाद चौंक जाते हैं कि उस समय में, आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले इस लेवल की पेंटिंग लोग कर रहे थे, और वो भी दीवारों पर, ठीक है। द थीम ऑफ दीज वॉल पेंटिंग्स इज बुद्धिस्ट रिलीजन। तो जो भी ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं, इसका थीम क्या है? बेसिकली बुद्धिज्म के ऊपर ये पेंटिंग्स बनी हुई है, बुद्धिस्ट रिलीजन के टॉपिक्स उस पेंटिंग में मेंशन किए गए हैं। फिर अजंता के जो केव्स हैं, इनको और दो कैटेगरी से बांटा गया। तो पेंटिंग्स और स्कल्पचर के हिसाब से तो बांटा ही गया है, साथ ही साथ और दो तरीके से बांटा गया है, चैत्य एंड विहार। अब ये चैत्य क्या है और विहार क्या है? चैत्य मतलब वो जहां पर लोग प्रेयर करते हैं। सभी जो मॉन्क्स होते थे, जो वो लोग जमा होते थे, उसमें स्तूप होता है जनरली, ठीक है। तो वहां जमा होकर उस हॉल में लोग प्रेयर्स करते हैं। तो जो हॉल्स बनाए गए थे प्रेयर्स के लिए, केव्स, उनको चैत्य कहा गया। और जहां ये मॉन्क्स रहते थे, साधु संत जहां रहते थे, उस जगह को कहा गया है, उन केव्स को कहा गया है विहार। तो दो कैटेगरीज हैं, चैत्य एंड विहार। तो केव नंबर 9, 10, 19, 26 एंड 29, ये जो केव्स हैं ये चैत्य हैं, और बाकी जो केव्स हैं वो विहार्स हैं। मतलब इन सब केव्स को स्पेशली मतलब प्रेयर्स के लिए बनाया गया था, यहां बैठ के लोग प्रेयर्स करते थे। अच्छा, इसके अलावा अच्छा ये भी बताया गया कि भाई हाँ, अब बहुत पहले की बनी हुई हैं, और समय के साथ लोग भूल गए थे, ये अंदर पहाड़ों में, जंगलों के अंदर छुप गई थी, लोगों को पता नहीं था। फिर बाद में 1819 में इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ को फिर से ये केव्स मिल गई। तो बहुत समय तक लोग इनके बारे में भूल चुके थे, छुपी हुई थी केव्स। 1819 में फिर से नजर में आई लोगों के, और सबसे पहले बार किसने डिस्कवर किया उसको? एक अंग्रेज बंदा था, कैप्टन था उनके, मतलब कैप्टन कई तरह के होते हैं, आर्मी में भी होते हैं और शिप वगैरह के मूवमेंट्स में भी कैप्टन होते हैं। तो कौन से कैप्टन थे पता नहीं, तो वो जॉन स्मिथ नाम का बंदा था, उसने इसको डिस्कवर किया वापस से, फिर से यह हाईलाइट हुए। अच्छा, अजंता केव्स आर मैग्निफिसेंट एग्जांपल ऑफ इनिशियल बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तु, आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर आर्ट के मामले में ये बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा कह सकते हैं, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल्स हैं। समय के हिसाब से जैसे अब ये फिर से हाईलाइट हो गए, तो लोग विजिट करने लगे, घूमने फिरने जाने लग गए, तो ज्यादा आने जाने की वजह से, लोगों के इंटरेक्शन की वजह से थोड़ा डैमेज हुए हैं, ठीक है। फिर भी देखा जाए तो अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं, और इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में ये केव्स
अपने आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सब के लिए फेमस हैं, जो कि इंडियन आर्ट के लिए बहुत ही गर्व की बात है, ऐसा कहा गया है। देखिए ये एक चैत्य है, ठीक है, चैत्य गृह, इसमें देख रहे हैं हॉल बनाया हुआ है, यहाँ पर एक स्तूप है, ये प्रेयर करने के लिए चैत्य बना हुआ है, ठीक है। ये केव के बाहर की मतलब बाहर से जो इमेज ली गई है, ठीक है, कितना शानदार बनाया गया, कोई देख के ये कहेगा कि गुफा है, ऐसा लग रहा है कोई मतलब महल बनाया गया, कोई शानदार हवेली बनाई गई, गुफा जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है। अब सोचो इस तरह की गुफाएं बना देते थे हमारे यहाँ के लोग उस समय पे। फिर है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स भी हमारी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ही पड़ती हैं। यहां पर 34 केव्स डिस्कवर की गई हैं अब तक। अच्छा, इसको 3 कैटेगरी से बांट दिया गया है, 1 to 12, 13 to 29 और 30 से 34। जो 1 से लेकर 12 नंबर तक की केव्स हैं, ये बुद्धिस्ट केव हैं। यहाँ पर बुद्धिज्म के बारे में आपको देखने को मिलेगा, जो पेंटिंग्स होंगी या मूर्तियां होंगी बुद्धिस्ट रिलीजन को लेकर होंगी। 13 से 29 नंबर की केव्स है वो हिंदू केव्स है, इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वगैरह या पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलेगी। मतलब देख के पता चलता है कि ये इसको हिंदू संत लोग यूज करते थे, इसको बुद्धिस्ट संत लोग यूज करते थे। 30 से 34 जो है वो जैन केव्स हैं, वहां जैन संत वगैरह रहते होंगे, प्रेयर करते होंगे। तो वैसे देखा जाए तो ये सभी आपस में रिलेटेड ही थे पुराने समय में, कोई ऐसा ज्यादा डिफरेंस था नहीं, आज भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। फिर हिंदू केव्स आर बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ऐसा कहा जाता है कि जब राष्ट्रकूट राजाओं का दौर चल रहा था इंडिया में, उस समय पर ये हिंदू केव्स बनाई गई थी। इसमें से जो केव नंबर 16 है, ध्यान से, केव नंबर 16 में कैलाश टेम्पल मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 16 नंबर वाली केव में कैलाश टेम्पल है। कैलाश टेम्पल के बारे में क्या बता रहे हैं, मैं आगे आपको इमेज भी दिखाऊंगा। ये देखो, ये बनी ही हुई है एक इमेज, तो ये कैलाश टेम्पल है, ठीक है। अच्छा, 50 मीटर लंबा, 50 मीटर इसकी लेंथ है, 33 मीटर वाइड है और 30 मीटर हाइट है इसकी। सबसे बड़ी बात इसकी ये कि दिस टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल मैसिव रॉक। इतना बड़ा मंदिर, 50 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, 30 मीटर हाइट है इसकी। इतना बड़ा मंदिर सिर्फ एक बड़े पत्थर को काट कर बनाया गया है। तो ये जब लोग देखते हैं, क्योंकि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बड़ा सा रॉक का, उसको कट करके इन लोगों ने जिस तरह से बनाया है, तो लोग देख के चौंक जाते हैं कि यार कैसे बना सकता है कोई इतने बड़े पत्थर को तराश कर, और इतने अच्छे से इसको डिजाइनिंग की गई है, अंदर अंदर बारीक बारीक उसमें नक्काशियां की गई हैं। तो लोग चौंक जाते हैं इस चीज को देखकर। द टेम्पल इज एडॉर्न्ड विद ब्यूटीफुल डोर्स, बालकनीज एंड सीरीज ऑफ पिलर्स। डोर्स बने हैं, बालकनीज बने हैं, कई खंबे हैं, वो भी शानदार शानदार उस पर डेकोरेशंस की गई हैं। द ब्यूटी ऑफ टेम्पल कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। जाहिर सी बात है, अभी हम सुन रहे हैं, देख लेंगे तो दिमाग और घूम जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। ऐसा कहा गया है कि 1600 AD से लेकर 1000 AD इस दौर में शायद ये बना हुआ है। जो भी अब तक के हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं, उस हिसाब से अंदाजा लग रहा है कि कुछ इस दौर में ये बनाया गया था। इस 400 साल के बीच में कभी भी बना होगा, एग्जैक्ट डेट नहीं पता। इट इज लाइव डिस्प्ले ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, केव्स डेडिकेटेड टू हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन्स। तो ये हमने पीछे देख ही लिया। Ellora campus is not only an example of magnificent creation art but also example of excellent technology। अब ये जो कह रहे हैं कि सिर्फ आर्ट का ही मतलब यहाँ पर आपको नॉलेज देखने को नहीं मिलेगा इंडियंस की, यहाँ पर आपको इंडियंस की इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज देखने को मिलेगा। सोचने वाली बात है, इस मंदिर को कैसे बनाया गया। जनरली हम मंदिर कैसे बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं कैसे बनाते हैं, पहले उसका फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है, गड्ढा खोदेंगे, फाउंडेशन बनाएंगे, उसके ऊपर स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इसको कैसे बनाया गया, इसको ऊपर से काटते हुए नीचे की तरफ बनाया गया है। एक बड़े से रॉक के ऊपर चढ़ गए, ऊपर से तराशते 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 पिनाकल बनाया, फिर नीचे का स्ट्रक्चर बनाया, फिर तोड़ तोड़ के अंदर घुस के पिलर्स विलर्स बनाना, अंदर गर्भगृह बनाना। तो इस तरह से वो जैसे नहीं होते चींटियां चीजों को तरह खा 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 कर उसमें गैप बना देती हैं, वैसे इस बड़े से पत्थर को इंसानों ने तोड़ तोड़ कर अंदर सब घुस के अंदर भी तोड़कर पूरा ये स्ट्रक्चर रेडी किया है। तो ये जो है ना, यही चीजें लोगों को चौंका देती है कि इस चीज को करने के लिए कितना परफेक्ट प्लानिंग चाहिए, कितना परफेक्ट प्लानिंग, और उस परफेक्ट प्लानिंग के साथ उस प्लानिंग को उतने परफेक्शन से एग्जीक्यूट करना सबसे मुश्किल काम है। उतने परफेक्शन से काम कर पाना पत्थर के ऊपर। अब सोचो कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपने बना दिया,
ठीक है, आप तोड़ तोड़ कर अंदर घुसे उस स्ट्रक्चर के, अब उसमें आप खंभे बना रहे हो, उन खंभों पर आप तराश तराश कर नक्काशी कर डिजाइन बना रहे हो। कोई चीज, कोई गलती हो गई इधर से उधर, खंभा टूटा, स्ट्रक्चर गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर इतने परफेक्शन से इस काम को किया गया होगा कि इतना शानदार स्ट्रक्चर बना दिया गया, और आज तक लोग, आज की भी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अवेलेबल है उससे भी इस तरह का स्ट्रक्चर बना पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आज की भी टेक्नोलॉजी से। तो सोचो उस समय लोगों ने किस तरह से इसको बनाया होगा। इसीलिए लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के आंसर अभी तक नहीं मिले हैं। और सबसे बड़ा एक चीज ये कि ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर काटा तोड़ा गया, इसमें से पत्थर वगैरह निकले, वो पत्थर कहाँ फेंके गए, कहाँ रखे गए हैं, आज तक किसी को नहीं पता कि वो किधर है। शायद समंदर में डाल दिए गए होंगे, अब तो भगवान जाने क्या हुआ। अब देखो वो जो आपको देखकर छोटा लग रहा था, हालांकि 50 मीटर 30 मीटर मैंने बताया, अंदाजा तो लग सकता है, पर बड़ा छोटा लग रहा था। पर आप अब देखो इसको जरा इस व्यू से तो पता चलेगा कि कितना बड़ा है ये लोग देख रहे हो आप, इतने इतने से लोग दिख रहे हैं से, और ये स्ट्रक्चर देखो कितना बड़ा है, ये देखो खंभा कितना बड़ा है। तो इस पूरे को कैसे बनाया गया होगा, माय गॉड, दिमाग से बाहर है। अंदर के पिलर्स हैं, इन पिलर्स पर देखिए कैसे डिजाइनिंग की गई है, मूर्तियां बनाई गई हैं, डिजाइन बनाए गए हैं, तो बहुत ही शानदार बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं एलिफेंटा केव्स की। एलिफेंटा ये कहां पर मौजूद है? अरेबियन सी में 12 किलोमीटर दूर मुंबई से। मुंबई जो मेन मुंबई है वहां से थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे, आइलैंड जैसा एरिया पड़ता है, उस आइलैंड जैसे एरिया पर ये जो केव्स हैं मौजूद हैं एलिफेंटा की। यहाँ टोटल 7 केव्स हैं, ठीक है, 7 केव्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा एलिफेंट का स्ट्रक्चर है, ये देखो मैंने इमेज डाली हुई है, ठीक है। जब वहां पर वो पोर्चुगीज लोग पहुंचे, ठीक है, पोर्चुगीज फर्स्ट टाइम पहुंचे, वहां देखा कि इतना बड़ा एलिफेंट स्ट्रक्चर है, तो उन लोगों ने इस आइलैंड को ही एलिफेंटा नाम दे दिया। इस वजह से इस केव्स का नाम भी एलिफेंटा केव्स पड़ गया, एलिफेंट का स्ट्रक्चर देख के नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ही अंदर सुंदर सुंदर इमेजेस, मूर्तियां वगैरह बनाई गई हैं। इसमें से जो सबसे फेमस है, सबसे शानदार है, वो है त्रिमूर्ति टेम्पल, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की इमेजेस बनाई गई हैं, ठीक है। ये इसकी एक इमेज है, ये किसमें मौजूद है? केव नंबर 1 में, ठीक है। ये त्रिमूर्ति टेम्पल कहां मौजूद है? केव नंबर 1 के अंदर। 1987 में यूनेस्को ने एलिफेंटा केव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व करवा दिया, मतलब पूरी दुनिया में जो फेमस हेरिटेज साइट्स हैं उसमें इसकी गिनती की जाने लग गई। लोकल फिशरमैन, वहां के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, जो वहां के मछुआरे लोग हैं, उन लोग इसे एलिफेंटा नाम से नहीं जानते, वो लोग इसे धारापुरी नाम से जानते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का मुझे लगता है, क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया था तो उसमें उसका नाम घारापुरी था, ठीक है, पर हमारी बुक में नाम धारापुरी दिया है, आप यही याद करो, ठीक है। ओरिजिनली आप सर्च करना गूगल पे, नाम आपको घारापुरी मिलेगा। बात करते हैं महाबलीपुरम की। महाबलीपुरम, देखो इन कुछ चीजों के बारे में हम पीछे के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, शायद 3rd चैप्टर में इनके बहुत सारे नाम आपने देख लिए हैं, मैंने उसमें भी आपको बहुत सारी इमेजेस दिखा दी थी, लेकिन फिर से इस चैप्टर में है तो फिर से पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में जानना पड़ेगा। तो महाबलीपुरम के बारे में बताया जा रहा है 60 किलोमीटर अवे है चेन्नई से, चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर। दिस सिटी ऑफ तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स स्प्लेंडेड टेम्पल आर्किटेक्चर। पूरा शहर ही मंदिरों के लिए जाना जाता है, बहुत सुंदर सुंदर शानदार मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, देख रहे हो आप कैसे कैसे मंदिर बने हुए हैं, इतने मस्त मस्त। अच्छा, कहा जाता है नरसिंह वर्मन 1 जिनके दौर में ये मंदिर बने। कौन थे वो राजा? नरसिंह वर्मन 1, जिनको महामल्ला के नाम से जाना जाता था, और ये पल्लव डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है। पल्लव डायनेस्टी के राजा नरसिंह वर्मन 1, नाम उनका फेमसली किस नाम से जाना जाता था? महामल्ला नाम से। उनके दौर में ये सब मंदिर बने, उन्होंने बनवाए। यहाँ 7 चैरियट टेम्पल्स थे, रथ वाले टेम्पल्स, इस तरह के रथ के शेप में बनाए हुए टेम्पल्स, जिनके बारे में हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। तो ये रथ के शेप के बने हुए टेम्पल्स 7 थे, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 5 बचे हैं। 2 जो हैं वो डूब गए हैं समुद्र में, समुद्र के किनारे ही पूरा बना हुआ है, तो 2 समुद्र में डूब चुके हैं, आज 5 बचे हैं। इसमें भगवान विष्णु की एक इमेज बनी हुई है बड़ी सुंदर सी स्माइलिंग पोज में, साथ ही साथ दुर्गा माता की इमेज बनी हुई है जो महिषासुर को मारते हुए है, महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, तो महिषासुर को मारते हुए उनकी एक इमेज है, वो भी बहुत शानदार बनी हुई है, ऐसा कहा जाता है। मैं तो नहीं गया, कभी मौका मिले तो जरूर विजिट करेंगे, आप भी जाके आना। महाबलीपुरम which has an unparalleled architectural rock sculpture was also famous as harbor
पुराने समय में ये हार्बर भी था, यहाँ शिप वगैरह भी रुकते थे, इसके लिए भी ये फेमस है, खाली मंदिरों के लिए ही फेमस नहीं है। तो पुराने समय में देखा जाए तो ये बहुत ही फेमस शहर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट शहर होगा साउथ के एरिया में। पट्टडकल मेमोरियल, पट्टडकल जो है वो चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल था। चालुक्य राजाओं का जो दौर था उस दौर में उन्होंने उनको अपना कैपिटल बनाया था। क्या शानदार मंदिर बनाए हुए हैं, क्या मतलब पत्थरों पर काम किया गया है। बदामी नगर से 16 किलोमीटर दूर पड़ता है, कर्नाटका के अंदर है ये मौजूद। अच्छा, फिर दीज वर बिल्ट ड्यूरिंग द 7th and 8th सेंचुरी, माना जाता है 7th 8th सेंचुरी के दौर में ये सारे मंदिर बनाए गए थे। इसमें जो सबसे फेमस है वो है विरूपक्ष टेम्पल, जो कि सबसे बड़ा टेम्पल है इस पूरे पट्टडकल में। ठीक है, वहां बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें सबसे बड़ा जो है वो है विरूपक्ष टेम्पल। 1-1 मार्क्स के हिसाब से जिन पॉइंट्स पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ वो 1-1 मार्क्स के हिसाब से, चाहे एमसीक्यूज बोल दो, फिलअप्स बोल दो, और वन वर्ड बोल दो, मैचिंग बोल दो, ये सब चीजें हमारे एग्जाम्स में आती हैं, उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं बोलता जाता हूँ। फिर है टेम्पल्स एट खजुराहो, खजुराहो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर ये खजुराहो है। अपने समय में जो चंडेला राजपूत थे, चंदेल राजपूत लोग, बुंदेलखंड इलाका, पूरा टेरिटरी बड़ा एरिया, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका, ये सब मिलाकर बुंदेलखंड कहलाता है। उस बुंदेलखंड के, अब उस टाइम में तो ये ऐसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स तो थे नहीं, तो राजाओं के हिसाब से टेरिटरीज थी। तो बुंदेलखंड का पूरा एरिया जो था वहां पर चंदेल राजाओं का दौर चल रहा था, राज चल रहा था, उस टाइम पर ये मंदिर बनाए गए थे। ऐसा कहा जाता है 50 टेम्पल्स बनाए गए थे, लेकिन और वो भी कब से 950 से लेके 1050 एडी के बीच में, लगभग 100 साल के दौर में ऐसे 50 टेम्पल्स वहां बनाए गए, जिसमें से सिर्फ 25 टेम्पल्स आज की डेट में बचे हुए हैं, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसमें से ज्यादातर टेम्पल्स जो हैं वो शैव टेम्पल्स हैं, मतलब भगवान शिव को डिवोटेड है, उनकी मतलब वहां मूर्तियां वगैरह या शिवलिंग वगैरह बना हुआ है। इसके अलावा कुछ वैष्णव और कुछ जैन टेम्पल्स भी हैं, ज्यादातर शैव हैं, सभी शैव नहीं है, ज्यादातर शैव हैं, कुछ वैष्णव यानी भगवान विष्णु को डेडिकेटेड और जैन तीर्थंकरों को डेडिकेटेड कुछ टेम्पल्स। ठीक है, फिर दे ऑल हैव सिमिलर, अच्छा आर्किटेक्चर का स्टाइल सबका सेम है। इसमें से 64 योगिनी टेम्पल है, वो सबसे मेन टेम्पल कहा जाता है। 64 योगिनी का इंपॉर्टेंस है हिंदुइज्म में। ठीक है, उसके बारे में आप सर्च करना क्या है। तो उन्होंने मतलब उनके ऊपर बेस्ड एक मंदिर बना हुआ है, जो मेन मंदिर है यहाँ पर खजुराहो का। इसका जो तोरण है, आर्क है, वो बहुत ही शानदार है, ऐसा कहा जाता है, बहुत ही सुंदर तरीके से ऑर्नामेंटल स्टाइल में उसको बनाया गया है। सारे मंदिर जो हैं वो ग्रेनाइट के स्टोन्स के बने हुए हैं, ग्रेनाइट पत्थरों से बनाए गए हैं। अच्छा, जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है वो है नागर स्टाइल। अलग अलग तरह के आर्किटेक्चरल स्टाइल होते हैं, देखो एक तरह के आर्ट स्टाइल से कई मंदिर बनाए गए, एक तरह के आर्ट स्टाइल से कई मंदिर, ये स्टाइल्स कहलाते हैं। तो उसमें एक नागर स्टाइल है, उस स्टाइल के हिसाब से ये बनाया गया। तो मतलब जितने भी नागर स्टाइल के मंदिर या आर्किटेक्चर आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे वो इनसे मिलते जुलते ही दिखेंगे। तो ये नागर स्टाइल वाले हैं। ठीक है, कई लोग यहाँ आते हैं और आके उनकी खूबसूरती को देखकर चौंक जाते हैं। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा के बारे में हमने पढ़ा था, गुजरात का, और अब यह सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, हालांकि इसके बारे में भी था पीछे नाम 3rd चैप्टर में, पर इतने डिटेल में नहीं था, यहाँ डिटेल में पढ़ लेंगे। कहाँ मौजूद है? बंगाल के पास, बे ऑफ बंगाल के पास, बंगाल नहीं, बे ऑफ बंगाल के पास, ओडिशा के पुरी में। ठीक है, ओडिशा स्टेट के पुरी जिले में पड़ता है सन टेम्पल। पुरी में एक और बहुत फेमस मंदिर है, नीचे कमेंट करके बताना वो कौन सा मंदिर है, बड़ा ही फेमस है। तो ये सन टेम्पल कब बना था? माना जाता है 13th सेंचुरी में बना था, नरसिंह वर्मन वन के दौर में, जो कि गंग डायनेस्टी के थे। देखो नरसिंह वर्मन वन पीछे भी थे, यहाँ भी नरसिंह वर्मन वन है, वो नरसिंह वर्मन पल्लव डायनेस्टी के थे, ये नरसिंह वर्मन जो है वो गंग डायनेस्टी के। तो अलग अलग डायनेस्टी के राजा है, नाम सेम है पर राजा अलग अलग है। ठीक है, तो ध्यान देना। दिस चैरियट टेम्पल ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस टुक द फॉर्म ऑफ चैरियट ऑफ सन गॉड। जितने भी सन टेम्पल्स बनते हैं वो इसी डिजाइन में बनते हैं। 7 रथ बनाए जा, 7 घोड़ों का रथ बनाया जाता है, रथ के शेप में ही बनता है जनरली। ठीक है, और 7 घोड़े होते हैं, सूर्य भगवान का ऐसा कहा जाता है कि उनके रथ में 7 घोड़े लगे हुए, तो वैसे ये है। ठीक है, तो उस पूरे शेप पे बनाया गया है। इसमें 12 मैसिव व्हील्स हैं इस तरह के, ये बड़े बड़े व्हील्स टाइप के, पूरे जो उसका पेडेस्टल है, ये जो एरिया है चबूतरा का एरिया है, उसके किनारे किनारे हर तरफ ऐसे 12 व्हील्स बनाए गए हैं बड़े बड़े। ठीक है, ये 12 व्हील्स क्या बताते हैं? साल के 12 महीने,
12 व्हील साल के 12 महीने बताते हैं, और हर व्हील में 8 स्पोक्स हैं बड़े बड़े। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 स्पोक्स दिन के 8 प्रहर बताते हैं। देखो दिन में 8 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक होता है ना वो उषा, संध्या, ऐसे ऐसे कई तरह के बोले जाते हैं, तो ऐसे 8 प्रहर हैं, ठीक है। तो वो इस डिपिक्ट करते हैं, ये जो स्पोक्स हैं वो 8 प्रहर को दर्शाते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार है, अनमैच्ड ब्यूटी है, मतलब इसके जैसा दूसरा कहीं पर ऐसा मंदिर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा मंदिर ब्लैक स्टोन्स का बना हुआ है, काले पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हालांकि मंदिर तो पूरी तरह से अब मतलब आज के डेट में देखा जाए तो अवेलेबल नहीं है, बहुत कुछ टूट फूट चुका है, फिर भी बहुत ही शानदार है। इससे देख के पता चलता है कि हमारा जो सिविलाइजेशन है कितना रिच रहा है, कितना जबरदस्त नॉलेज हमारे देश के लोगों के पास पुराने समय से रहा है। इसके बाद करते हैं, ये है हमारा बृहदेश्वर टेम्पल। देखो बृहदेश्वर में आई भी आता है, हमारे यहाँ गुजरात में ब्रूह बोलते हैं, ब्रीह नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से लिखी है, बृहदेश्वर, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल क्या है, ये है तंजौर में, तमिलनाडु के, ठीक है, तंजौर डिस्ट्रिक्ट। और किस लिए तंजौर फेमस था याद है? तमिलनाडु का तंजौर। नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, ध्यान दो जरा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसके पिछले जो वन शॉट वीडियो आई थी हिस्ट्री वाली, लिटरेचर वाली, सेकेंड चैप्टर वाली, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का भी स्टार्टिंग यहीं से हुआ था, ऐसा माना जाता है। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग 1003 AD टू 1010 AD। शिव टेम्पल है, भगवान शिव का मंदिर है, इसके अंदर बहुत बड़ा शिवलिंग है, ठीक है। इंडिया में बहुत गिने चुने मंदिरों में ही बड़े बड़े शिवलिंग हैं, तो उनमें से एक ये है, बहुत बड़ा मंदिर, और साथ ही शिवलिंग भी बहुत बड़ा। राजा वन जो कि चोल डायनेस्टी के राजा थे, उनके दौर में बना ऐसा माना जाता है, और क्योंकि राजा वन के दौर में बना इसीलिए उनके नाम पर राजराजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। 50 फीट हाइट है, देख रहे हो कितना ऊंचा है, 50 बोल रहा हूं सॉरी, 500 फीट, 500 फीट ऊंचा, 250 फीट वाइड, ठीक है। तो काफी बड़ा है, बहुत बड़ा। इसका पिनैकल इतना ऊंचा है कि इस वजह से भी ये बहुत फेमस है। दुनिया के गिने चुने टेम्पल्स इतने ऊंचे पिनैकल वाले, उसमें इसकी गिनती होती है। बड़ा सा एरिया, पूरी तरह से वॉल्स का मतलब वॉल से सराउंड किया गया है, चारों तरफ वॉल्स बना दी गई हैं। हालांकि ये वॉल बहुत बाद में बनाई गई हैं, शुरुआत में नहीं थी, बाद में बनाई गई हैं। फिर 200 फीट हाई अबव द ग्राउंड, बता रहे हैं ना कि जमीन से 200 फीट हाइट का इसका समिट है, ठीक है, तो काफी ऊंचा है। दिस इज मार्वेलस हेरिटेज ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स आर्टिस्टिक डेकोरेशन। अब ये लाइन तो हर जगह देखने को मिल जाएगी। अच्छा, द्राविड स्टाइल में बनाई गई है, द्राविडियन स्टाइल में बना हुआ मंदिर, और साउथ इंडिया के सब जो फेमस टेम्पल्स हैं उनमें से एक है, बहुत ही शानदार। अब मुगल आर्किटेक्चर के बारे में बताने लग गए हैं। मुगल आर्किटेक्चर, या फिर कह सकते हैं हम जो स्लेव डायनेस्टी के राजा थे उनके बारे में भी बताया जा रहा है। तो यहां बात करते हैं सबसे पहले हम कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार दिल्ली में मौजूद है, 12th सेंचुरी में बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंप्लीट नहीं किया था, शुरू करवाया था 12th सेंचुरी में, ठीक है। तो हालांकि काम शुरू करवाया इसलिए नाम कुतुबुद्दीन का ही लगता है, ठीक है। हालांकि अच्छा ये भी बताया गया कि फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम डायनेस्टी का फाउंडर। जैसे उसमें क्या था ना, कई राजा थे, राजा का कोई हेयर नहीं था, तो मान लो कि अगर राजा का कोई वंशज नहीं है, डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या होता है कि जो राजा का खास गुलाम होता है वो राजा बन गया। तो वहां से शुरू हुआ ये डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी। तो उसका फाउंडर कहलाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका काम शुरू करवाया था। हालांकि कुतुबुद्दीन की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन के जो दामाद का नाम था इल्तुतमिश, सन इन लॉ, बेटी का हस्बैंड, इल्तुतमिश ने इस काम को पूरा कंप्लीट करवाया। 72.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 72.5 मीटर ऊंचा ये मीनारेट है। दुनिया के गिने चुने मीनार, सबसे ऊंचे मीनारों में इसकी गिनती होती है। रेड स्टोन का बना हुआ है और मार्बल का बना हुआ है, ठीक है। रेड और मार्बल, देख रहे हो, व्हाइट मार्बल्स वगैरह जो है, रेड स्टोन यूज किए गए इसको बनाने में, तो बहुत ही सुंदर दिखता भी है। सरकमफेरेंस नीचे बॉटम में 13.75 मीटर, मतलब गोल पूरा स्ट्रक्चर उसका 13.75 मीटर पड़ेगा आपको, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 2.75 मीटर हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ पतला होता जाता है। भाई जाहिर सी बात है, इस तरह से बनाएंगे,
नीचे पतला ऊपर मोटा बनाएंगे तो गिर नहीं जाएगा, तो नीचे मोटा चल के ऊपर तक पतला बनाया गया है। तो बड़ा ध्यान रख के इंजीनियरिंग का दिमाग लगा के बनाया गया है। इस पूरे मीनार पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। इंडिया का सबसे ऊंचा स्टोन मीनार है, ठीक है, सबसे ऊंचा पत्थर का बना हुआ मीनार इंडिया का यही है। फिर हम्पी, हम्पी ये भी कर्नाटका में मौजूद है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर होस्पेट पड़ता है, होस्पेट बेल्लरी जिले में पड़ता है, वहां पर मौजूद है ये हम्पी का टाउन, एक छोटा सा पूरा हम्पी। ये भी टेम्पल सिटी जैसा ही है, बहुत सारे मंदिर है यहाँ। हम्पी वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर किंगडम। विजयनगर के जो राजा होते थे उन लोगों के दौर में हम्पी उन लोगों का कैपिटल था। द रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम वर लवर्स ऑफ आर्ट। अच्छा, ये लोग आर्ट के बड़े लवर्स थे विजयनगर किंगडम के लोग, ऐसा बताया जा रहा है भाई। उनके दौर में बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क बने। इसमें से कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था शायद लिटरेचर वाले चैप्टर में, ठीक है। उसमें कृष्णदेवराय के बारे में बताया था, ही वॉज राइटर, पोएट एंड ऑल्सो किंग, ठीक है। तो कृष्णदेवराय का जो पीरियड ऐसा माना जाता है कि इस पीरियड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ आर्ट और आर्किटेक्चर का, ठीक है। बहुत सारे सुंदर सुंदर पिलर्स, मंदिर, बहुत कुछ बनाए गए, ठीक है। देवी देवताओं की मूर्तियां वगैरह, डांसर्स, वॉरियर, सबकी बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई जो आज भी फेमस है। इन हम्पी विलेज ऑफ विजयनगर किंगडम, कृष्णदेवराय, द विट्ठल टेम्पल एंड हजर टेम्पल वेर बिल्ट बिसाइड इट। अच्छा, इसमें हम्पी के आसपास के इलाके में दो और फेमस टेम्पल बने हुए हैं। कौन से? विट्ठला टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, और एक हजर टेम्पल। अच्छा, इसके अलावा विरूपक्ष टेम्पल, अच्युत राय टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें जो दो सबसे फेमस मंदिर हैं पूरे हम्पी में, एक है विरूपक्ष टेम्पल और एक है अच्युत राय टेम्पल। दोनों भगवान कृष्ण को डिवोटेड है, उनके ऊपर बनाया गया है, ठीक है। फिर हुमायूंस टॉम्ब। अब ये स्ट्रक्चर आपने बहुत बार फोटोज में, रील्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है। बहुत फेमस दिखाया जाता है, रील्स बहुत बनते हैं इसके ऊपर, दिखने में बड़ा सुंदर है। अब देखने वाली बात है कि ये है क्या? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं कौन था? हुमायूं बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, यानी अकबर के पिताजी, ठीक है। तो वो हुमायूं जो राजा थे, ठीक है, उनका मकबरा है, मतलब यानी कि कब्र है, ठीक है। यहां अंदर हुमायूं की बॉडी रखी गई है, ठीक है, अंदर कब्र बनाई गई है, उसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, किसने बनवाया था? हुमायूं की डेथ के बाद हुमायूं की जो वाइफ थी हमीदा बेगम, हमीदा बेगम ने इसे बनवाया हुमायूं की मेमोरी में, ताकि लोग याद रखें कि हाँ हुमायूं नाम का कोई बड़ा राजा हुआ। दिस टॉम्ब वाज मेड इन ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट। इसमें जो आर्ट का स्टाइल किया गया वो ईरानियन स्टाइल है। रेड एंड व्हाइट स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया, आप देख सकते हो लाल व्हाइट स्टोन्स को यूज करके कितना सुंदर स्ट्रक्चर को बनाया गया है। फिर है फोर्ट ऑफ आगरा, आगरे का किला, ठीक है, ये भी फेमस है, देख ही सकते हैं आप कितना बड़ा है किला, मतलब जनरली पता ही है, फोर्टिफाइड सिटी, ठीक है। अच्छा, फोर्ट ऑफ आगरा इज इन द आगरा सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है, आगरा का किला तो आगरा में ही होगा ना, दिल्ली में थोड़ी होगा। रेड स्टोन्स का बना हुआ है, इसीलिए इसको रेड फोर्ट भी कहते हैं। अरे भाई साहब, एक रेड फोर्ट दिल्ली में भी है, एक रेड फोर्ट ये भी है। अब लाल पत्थर से बना है, किला है, इसलिए लाल किला हो गया, ठीक है। तो लाल किला जनरली हम कहते हैं तो दिल्ली का ध्यान आता है, ठीक है, कि दिल्ली वाला लाल किला है, लेकिन ये भी लाल किला कहलाता है, आगरे का लाल किला, ठीक है। अब इसका नाम लाल किला से ज्यादा फेमस है, आगरे का किला इस नाम से ज्यादा फेमस है, ठीक है। अकबर ने बनवाया था इसे 1565 में। इसमें हिंदू स्टाइल और ईरानियन स्टाइल दोनों देखने को मिलता है पूरे किले के अंदर। 70 फीट ऊंची दीवारें हैं और पूरा जो सरकमफेरेंस है किले का 1.5 माइल है। 1.5 माइल्स का पूरा बाउंड्री बनाई गई है और दीवारों की हाइट 70 फीट। रेड स्टोन का इस्तेमाल बड़े शानदार तरीके से किया गया है। आज तक दीवारों में क्रैक देखने को नहीं मिलेगी, इतने परफेक्शन से इसे बनाया गया है। इसके अंदर ही अकबर ने जहांगीर पैलेस भी बनवाया था। जहांगीर का किला जहांगीर अकबर के बेटे का नाम था, ठीक है। फिर द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बंगाल एंड गुजरात। जहांगीर पैलेस जो है उसमें गुजरात और बंगाल का आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज किया गया है, देख के पता चल जाता है। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ जो समय थे, आखिरी कुछ दिन थे, उन दिनों को इसी किले में स्पेंड किया था। वो शाहजहां की स्टोरी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, आ गया टाइम डिस्कस करने का, चलो कर लेते हैं।
तो फोर्ट ऑफ आगरा के बाद है दिस इज ताजमहल। ताजमहल जो है सबको पता है आगरा में है, यूपी में आगरा पड़ता है, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। तो ये भाई मेरे हिसाब से इसमें से मोस्ट ऑफ चीज़ें आप जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। दुनिया के 7 वंडर्स जो 7 अजूबे चुने गए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें इसकी गिनती होती है। वोटिंग करवाई गई थी, कुछ साल बीत गए उस टाइम पर, शायद आप लोग बहुत छोटे होंगे या शायद पैदा भी नहीं होंगे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि कब हुई थी वोटिंग, लेकिन टाइम बीत गया काफ़ी। तो उसमें इसको सिलेक्ट किया गया। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी मेमोरी में? सबको पता है मुमताज महल शाहजहां की वाइफ थी, उनकी डेथ हो जाने के बाद उनकी मेमोरी में इन्होंने बनवाया। शानदार महल टाइप का। ये भी तो क्या है, क्या है? कब्र है, इसमें भी डेड बॉडी रखी गई है, ठीक है। तो पीछे हुमायूं का कब्र देखा, वो भी इतना सुंदर बनाया गया है। बोलो कब्र इतना सुंदर बना दे रहे थे हमारे यहाँ के लोग। मुमताज महल की डेथ हुई 1630 एडी में। डेथ के बाद काम चालू हुआ 1631 में। अब ना ये शाहजहां ना, शायद डेथ के बाद ऐसा कहा जाता है शाहजहां बहुत दुखी थे, उनको ऐसा लग रहा था, मतलब बहुत परेशान थे ऐसा कहा जाता है। हालांकि शाहजहां की काफ़ी शादियां हुई और भी वाइफ वगैरह थी, पर ये सबसे खास थी, मतलब सबसे क्लोज यही थी। तो मुमताज़ की डेथ के बाद पहले ना मुमताज़ की बॉडी को कहीं और दफनाया गया था, तापी नदी के किनारे, ठीक है। किस जगह पर? शायद थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, कहाँ दफनाया गया था? बुरहानपुर। बुरहानपुर एक जगह है, सबसे पहले मुमताज़ की बॉडी को वहाँ दफनाया गया। फिर उसके बाद दिमाग में आया कि कुछ बड़ा करते हैं, मुमताज़ का नाम पूरी दुनिया हमेशा के लिए याद करे, ऐसा कुछ करते हैं। तो शाहजहां ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। फिर वो बॉडी को वहाँ से निकाल कर, बुरहानपुर से निकाल कर, और इसमें लाकर रखा गया, पूरा स्ट्रक्चर बनाकर तैयार किया गया। 1631 में इसका काम शुरू हुआ था, 1653 में काम कंप्लीट हुआ। 22 साल लगे। अब जाहिर सी बात है, इतना सुंदर स्ट्रक्चर, इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर बनाया तो टाइम तो लगेगा भाई, 22 साल लगे इसको बनाने में, ठीक है। शाहजहां यूज्ड एक्सपर्ट इंडियन स्कल्पचर बिसाइड ईरानियन, अरबियन। अच्छा, इंडिया के तो एक्सपर्ट्स का यूज किया ही गया, साथ ही साथ ईरान, अरबिया, तुर्की, यूरोप, सब जगह से अलग अलग आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया। वहां के जो फेमस आर्किटेक्ट्स थे उन सबको बुलाया गया, मतलब दुनिया भर से, इंडिया वाले भी और दुनिया भर से, सब तरफ से लोगों को बुलाया गया, सबका दिमाग लगाया गया, तब तो जाके इतना सब मतलब जबरदस्त सोच के बनाया गया है भाई। अच्छा, ताजमहल इज काउंटेड वन ऑफ द बेस्ट टोम्स ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ द क्या, मुझे तो लगता है बेस्ट ही है, दुनिया में सबसे बेस्ट टोम्ब है। इतना बड़ा अच्छा, इतना शानदार टोम्ब तो किसी का होगा नहीं भाई, कि किसी की कब्र इतनी सुंदर हो, ऐसा तो किसी का नहीं होगा भाई मेरे हिसाब से। अच्छा, मुमताज का नाम इमेमोरियल मतलब इमोर्टल कर दिया, ठीक है। इमोर्टल तो समझ रहे हो ना, इमोर्टल मतलब अमर। अब सब लोग हमेशा याद रखेंगे, ऐसा बना दिया कि अब सब, जाहिर सी बात है भाई, कितने राजा मर गए, किसको पता है राजा की बीवियों का नाम क्या, लेकिन शाहजहां की वाइफ का नाम मुमताज, ये सबको पता है। ताजमहल रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ फैलता है। मुमताज का जो कब्र है वो सेंटर में है, एग्जैक्ट महल के सेंटर में कब्र बनाई गई है, ठीक है। इसके अगल बगल ऑक्टागोनल फेंस है, ठीक है। अभी मैं आपको अंदर इमेज दिखाऊंगा, चलो दिखा ही देता हूं। देखो कहां चला गया, अच्छा सॉरी, मैंने ये पेज निकाल दिया। ये देखो इस शेप में, ये ऑक्टागोनल फेंस है, ठीक है। इसके बीचों बीच ये जो कब्र दिख रही है आपको, ये मुमताज की है। बगल में एक और कब्र दिख रही है, ठीक है। कौन है? ये खुद शाहजहां की कब्र है। अब बोलोगे शाहजहां ने तो बनवाया था, तो शाहजहां की कब्र कहां से आ गई, बाद में बताते हैं, ठीक है। तो ऑक्टागोनल फेंस है, ठीक है, और वो भी बहुत सुंदर तरीके से पत्थर का पूरा बना के उसमें तराश कर पूरा जाली जैसा बनाया गया है। इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सेइंग लिखी गई है, उर्दू में लिखी गई है, पायस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, ठीक है। ये वाला पूछते हैं क्वेश्चन 1 मार्क्स में कि ये कहाँ लिखा गया है, भाई ताजमहल में है, ठीक है। कि जो अच्छे दिल के लोग हैं, पायस हार्ट्स हैं, इस स्वर्ग का जो गार्डन है, स्वर्ग का जो बाग है, इसमें सभी का स्वागत है, जो अच्छे दिल के लोग हैं, बुरे दिल वाले नहीं, वो लोग बाहर रहो। द आर्किटेक्चर ऑफ ताज ग्लोरीफाइज द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। भाई इतना सुंदर स्ट्रक्चर है तो इंडिया का हेरिटेज बताता है कि भाई इंडिया के लोग कितना स्किल्ड होते थे, कितना नॉलेजेबल होते थे। हजारों लोग हर साल इंडिया से, दुनिया भर से घूमने फिरने देखने आते हैं, सबको पता है, इसमें बताने की क्या जरूरत नहीं। अब ये देखो, ये जो 2 नाम है, ये क्या नाम है? नाम है मिर्जा साहबुद्दीन
मोहम्मद खुर्रम। ठीक है, ये भाई यही शाहजहां है, ये शाहजहां का ओरिजिनल नेम है। ठीक है, ओरिजिनल नेम ये है मिर्जा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। ठीक है, और ये जो नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, ये मुमताज महल का नाम है। तो दोनों के ये ओरिजिनल नाम से हैं। ये तो उनके नाम चलते थे, ऐसे फेमस हो गए इस तरह से नाम। ठीक है, होता है ना किसी का निक नेम पड़ जाता है, या किसी का ना राजा वाजा लोग होते थे ना, उन लोग के कारनामों के हिसाब से पब्लिक उनको कोई टाइटल दे देती थी, तो उस तरह से टाइटल मिल गया था शाहजहां। ठीक है, ये ओरिजिनल नाम था, ये मुमताज का ओरिजिनल नाम था। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या, देखो कि ये जो मैं दूसरे टोम की बात कर रहा था, यहाँ पर शाहजहां की कब्र कहाँ से आ गई। अब देख रहे हो, अब पूरा जो डिजाइनिंग किया गया है, इस हिसाब से कोई भी सोचेगा यार हम लोग तो बहुत बड़े आर्किटेक्ट नहीं है ना, फिर भी हम बीच में ही बनाएंगे। बगल में से दो मकबरा, अगर मान लो हमको दो बनाना ही होता तो हम थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना के ताकि दोनों बीच में दिखे। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत बाद में आया। बाद में कैसे आया, पहले क्या हुआ, ये बन गया, सब हो चुका था। फिर शाहजहां जो राजा का जो दौर था, ऐसा कहा जाता है आर्किटेक्चर के लिए बहुत जबरदस्त था, बहुत सारे काम करवाए शाहजहां ने। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, रेड फोर्ट वगैरह भी बनवाया, तो बहुत सारा आर्किटेक्चरल काम किया, तो बहुत सारा पैसा लगाया। ठीक है, तो इन चीज़ों में ना शाहजहां ने बहुत अपना जो राज का, जो घराने का, राजघराने का पूरा पैसा है, जो पब्लिक से टैक्स कलेक्ट कर सारा पैसा है, सब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगाया। अब इससे क्या हुआ कि शाहजहां का जो बेटा था, शाहजहां का एक बेटा तो था दारा शिकोह, एक बेटा था औरंगजेब। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना वारिस चुना कि भाई मेरे बाद राजा ये बनेगा, पर ये बात औरंगजेब को अच्छी नहीं लगी। तो औरंगजेब ने क्या किया, मार दिया उन लोगों को। ठीक है, अपने सारे भाई, जितने भी भाई थे सबको मार दिया, और शाहजहां को उठा के डाल दिया कैद में। कहाँ कैद में, वहीं जो हमने पढ़ा, आगरे का जो किला है जो अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर के बेटे का नाम जहांगीर था, जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां था, यानी अकबर का पोता था शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां के खुद के बेटे ने शाहजहां को फिर उस रेड फोर्ट में कैदी बना दिया। ठीक है, अब बोला कि भाई तुम ज़्यादा काम कर चुके हो, बहुत सारा पैसा तुम इधर उधर वेस्ट कर रहे हो, तुम चलो अंदर काम करो, राज मेरे को करने दो। फिर जब शाहजहां की डेथ हो गई तो बेटे को लगा कि नहीं यार, एक काम करते हैं, फेवरेट क्वीन उनकी यही थी, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाई हुआ है, तो ये बगल में यहाँ पर शाहजहां की कब्र बना दी गई। ठीक है, तो ये जानबूझ के बाद में बनाया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीबोगरीब दिख रहा है, डिजाइन में थोड़ा सा एक कमी अगर दिखती है तो वो इसी चीज की दिखती है। ठीक है, कि पूरा डिजाइनिंग में ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। ठीक है, तो ये बाद में बना हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें शाहजहां की कब्र इस तरह से बनी, और ये देखो अंदर से शाहजहां, वो जो ताजमहल है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है, ये कितना मस्त इनले वर्क किया गया है पत्थरों के ऊपर। ये कलर आज तक ऐसे ही सुंदर दिखते हैं, इतने साल बीत जाने के बाद भी, 400-500 साल से ऊपर बीत चुका है, तो भी इतना सुंदर ये दिखता है अभी तक। तो भाई जाहिर सी बात है, मानना पड़ेगा उस आर्किटेक्चर को, उस स्टाइल को, उस आर्ट को, और इस आर्ट को कंप्लीट करने वाले लोगों को। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट भी मैंने जैसा बताया शाहजहां ने ही बनवाया था 1638 में। ठीक है, रेड स्टोन का बना हुआ है, इसलिए रेड फोर्ट कहा जाता है। और इस फोर्ट के अंदर जो शहर है, उस शहर का नाम शाहजहानाबाद, शाहजहां के ही नाम पर एक शहर बनाया गया, शाहजहानाबाद। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल। ठीक है, ये सारी चीजें अंदर प्रेजेंट है, और भी चीजें। इसमें से जो दीवाने खास है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, सोने चांदी का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ बहुत कीमती कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है डेकोरेट करने के लिए। अब दीवाने खास मतलब क्या होता है, दीवाने आम मतलब जब राजा को पब्लिक से मिलना होता था, पब्लिक की बातें सुननी है, उनसे अपना फरमान देना है उनको, जब ऐसा कुछ होता था तो पब्लिक गैदरिंग होती थी, तो वो आम लोगों के लिए था, सबके लिए। ठीक है, दीवाने खास क्या होता है, जो खास स्पेशल, यानी राजा के मिनिस्टर्स वगैरह जो हैं, अपने जो कोर कमिटी के जो लोग हैं, उनके साथ मीटिंग करने के लिए वो दीवाने खास बनाया गया था। तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल होगा, बहुत सुंदर बनाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें रंग महल, मिरर पैलेस, जिसे आईना महल भी कहते हैं, जो कि स्पेशली मुमताज के लिए बनवाया गया था, लाहौरी गेट, मीना बाजार, मुगल गार्डन, ये सारी चीजें इस किले में बड़ी फेमस हैं। पीकॉक थ्रोन बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर बनाया गया था। एक पीकॉक थ्रोन था उस दौर में, राजा के टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे। हालांकि शाहजहां के बाद भी वो पीकॉक थ्रोन वहां मौजूद था,
लेकिन बाद में जब मुगल डायनेस्टी कमजोर होती चली गई कई 2 जनरेशन के बाद, तो उस टाइम पर फिर एक नादिर शाह नाम के आदमी ने अटैक किया, ईरान से आया था, उसने यहाँ पर अटैक किया, यहाँ के राजा को हरा कर पूरा कब्जा कर लिया, वहां के लोगों को मारा और अपने साथ साथ ये पीकॉक थ्रोन लेकर चला गया। ठीक है, कि इतना सुंदर था तो वो अपने साथ वो निशानी के तौर पर लेके गया कि मैं भाई जाकर मैं इन लोगों को हरा कर आया हूँ, मुगलों को हरा कर आया हूँ, तो वहां से एक निशानी के तौर पर उसको लेके चला गया अपने साथ। अब इस पीकॉक थ्रोन के बारे में कहा जाता है, थ्रोन है मतलब एक बोलते हैं राजा लोग बैठते हैं जो गद्दी, वो बनाई गई है, पीकॉक के शेप में बनाई गई थी, उसमें पीकॉक था। पीकॉक की आंखों में कोहिनूर, ग्रेट मुगल, इस तरह के डायमंड्स यूज किए गए थे और इतने कीमती कीमती डायमंड्स और सोने और कीमती कीमती पत्थर वगैरह से उस मतलब डेकोरेट किया गया था। राजा कहीं शाहजहां कहीं गया हुआ था, वहां से जब रिटर्न आ रहा था तो उसको कुछ था, कोई शायद एनिवर्सरी थी किसी चीज़ की या क्या था ऐसा, तो उस खुशी में ये बनाया गया था। ऐसा बताया जाता है कि मतलब इसको बनाने में इतना खर्चा हुआ कि ताजमहल को बनाने से ज़्यादा खर्चा उस खाली एक थ्रोन को बनाने, पीकॉक थ्रोन को बनाने में लगा था। ठीक है, तो ताजमहल का पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, जितना खर्चा हुआ ना उससे ज़्यादा खर्चे का तो खाली ये गद्दी बनाया गया था राजा के बैठने के लिए। ठीक है, एक सिंहासन जो कहते हैं वो बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी फेमस है। ओरिजिनल आपको इमेज नहीं मिलेगी क्योंकि तब तो फोटोग्राफी थी नहीं, कुछ एक एस्टिमेटेड पेंटिंग्स वगैरह गूगल पर देखने को मिल जाएंगी, पर उससे ज़्यादा कुछ आइडिया लगेगा नहीं। ये जो थ्रोन था ये ईरान जाने के बाद वहाँ पर भी फिर आपस में राजाओं का झगड़ा वगड़ा हुआ, किसके हाथ में गया किसके हाथ में गया, फिर उसके पत्थरों को, कीमती हीरो को लेने के लिए लोगों ने उसको तोड़ फोड़ दिया, ऐसा कहा जाता है, पूरा डिसमेंटल कर दिया गया उसको, तो इसलिए कहीं देखने को आज की डेट में नहीं मिलता है। फिर रेड फोर्ट कहा जाता है, बड़ा आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का। हर साल देख रहे हो, हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त इन सब पर यहीं पर हमारा झंडा लहराया जाता है। ठीक है, नेशनल फेस्टिवल्स पर हम यहीं फ्लैग होस्टिंग करते हैं। ये दीवाने खास का एक इमेज लिया है। ठीक है, गूगल से सर्च करके अंदर से देख रहे हो, गोल्डन वगैरह सब गोल्ड वगैरह की चीजें यूज की गई हैं इसमें, ये पूरा इनले वर्क किया गया, कितना सुंदर इसको बनाया गया है। ये मीना महल मीना बाजार मार्केट वगैरह लगता है, आज भी लगता है, उस टाइम पर भी ये इसीलिए बनाया गया था, जो महल मतलब किले के अंदर था बाजार, तो जो महल में राजा के फैमिलीज या जो राजा के जो लोग होते थे उनकी जो फैमिलीज थी, उन लोगों में जो औरतें होती थी उनको शॉपिंग वगैरह करने के हिसाब से ये बनाया गया था कि वो लोग यहाँ से शॉपिंग कर सके, उनको बाहर ना जाना पड़े। अब कुछ राजा के खास लोग भी अंदर रहते थे, बाकी लोगों का अलाउड नहीं था। बाद में फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी ये बनवाया था अकबर ने, पूरा शहर बनवाया, आगरा के ही पास पड़ता है फतेहपुर सीकरी, 26 माइल्स दूर है आगरा से। ठीक है, अकबर ने इस सिटी को बनाया किसकी मेमोरी में, सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती की मेमोरी में बनाया। ठीक है, और इसे अपना कैपिटल बनाया। ठीक है, आगरे में रूल करते थे अकबर, और अकबर ने अपना इसको कैपिटल बनाया था, किसको, फतेहपुर को। फिर 1569 एडी में the building construction of Sikri was started in this and completed till 1572, 3 साल के अंदर इसको रेडी कर दिया गया। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या क्या मौजूद है फतेहपुर सीकरी शहर के अंदर, बीरबल का पैलेस है, बीबी मरियम का गोल्डन पैलेस है, टर्की के सुल्तान के लिए भी पैलेस बनाया गया अंदर, जमा मस्जिद है और बुलंद दरवाजा है जिसकी ये इमेज है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा गेट, ठीक है, ये बुलंद दरवाजा। ठीक है, ये गेट है एंट्री करने का, किला है, किले की दीवार है, अंदर एंटर करना है, यहां से जा सकते हैं। बुलंद दरवाजा ऑफ फतेहपुर सीकरी 41 मीटर वाइड एंड 50 मीटर हाई, हाइट 50 मीटर है, विड्थ 41 मीटर है, ये दरवाजा इतना बड़ा बनाया है, सोचो। फिर इसके अंदर और क्या है, पैलेस ऑफ जोधा भाई, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की मतलब कब्र भी अंदर ही मौजूद है। फिर इसके अलावा यहाँ पर भी दीवाने आम दीवाने खास है, ज्योतिष महल है, ये सब बना हुआ है इसके अंदर। चर्चेस ऑफ गोवा, क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आए पोर्चुगीज लोगों के साथ, जब पोर्चुगीज ने सी रूट वगैरह फाइंड कर लिया इंडिया का, तो पोर्चुगीज जब आए ट्रेड वेड करने के बाद उनके पीछे पीछे क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ गए कि वो यहाँ पर जाकर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ आने के बाद गोवा में बहुत सारे चर्चेस बनाए
ठीक है। पोर्चुगीज लोगों का कैपिटल था इंडिया में, और इनफैक्ट बहुत लेट तक पोर्चुगीज यहाँ पर मौजूद थे। इंडिया आजाद हो गया था 1947 में, उसके बाद भी 1960 में गए वो लोग यहाँ से, ठीक है। कुछ तो अभी भी रह गए, लेकिन मेजोरिटी चले गए। अच्छा, मैनी चर्चेस आर बिल्ट इन गोवा लाइक बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एंड बेसिलिका ऑफ गॉड जीसस। ये कुछ फेमस चर्चेस हैं। ये जो इमेज है वो इसकी है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की, ठीक है, ये वाली जो चर्च की इमेज है। ऐसे बहुत सारे वहां पर चर्चेस हैं, ऐसा कहा जाता है। एक चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी रखी गई है, ऐसा कहा जाता है। और आज तक कहते हैं कि कई साल बीतने के बाद भी वो बॉडी सड़ी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। कुछ होगा, अब शायद कुछ यूज किया गया हो, जैसे मम्मीफिकेशन किया जाता था पुराने समय में, तो वैसे बॉडी को कुछ किया गया है, तो अब तक वो सड़ी नहीं है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई चमत्कार है भगवान का, इसलिए ऐसा हुआ है। अब गोवा तो भाई जाहिर सी बात है अपने बीचेस के लिए फेमस है ही, लेकिन साथ ही साथ चर्चेस के लिए भी फेमस है। बहुत सारे सुंदर सुंदर चर्चेस वहाँ मौजूद हैं। चंपानेर, चंपानेर जनरली पावागढ़ में कालिका माता का मंदिर है, ठीक है, हम सबको पता है, ठीक है। आशीर्वाद ले लो भाई, बोर्ड एग्जाम आने वाली है तो जरूरत पड़ेगा। तो ज्यादातर लोग इसीलिए जानते हैं कि ये पावागढ़ मंदिर की वजह से पहाड़ पर है, ठीक है। अब पहाड़ के नीचे जो एरिया है वहां ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि वहां ये एक मस्जिद भी मौजूद है, जामा मस्जिद है, ठीक है। ये भी बड़ा मतलब इसका एक ये टूट चुका था, हाल में वापस इसको रिनोवेट किया गया है, ठीक है। तो पंचमहल जिले में पड़ता है, हालोल तालुका में। चंपानेर जीतने के बाद महमूद बेगड़ा एक राजा था, उसने क्या किया, चंपानेर के जो राजा थे उनको मतलब राजा को हरा दिया और वहां कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसने इसको अपना कैपिटल बनाते हुए नाम दे दिया मोहम्मदाबाद, ठीक है, अपने नाम पर मोहम्मदाबाद नाम दे दिया। यहाँ पर बेगड़ा ने मोती मस्जिद, जमा मस्जिद, ये सारी चीजें बनवाई, और ये भी बड़ी सुंदर बनाई हैं, तो इस वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। मैंने बताया ना कि ये टूटा हुआ था, मैंने एक बार यहाँ विजिट किया था मैंने, ये टूटा हुआ था, बाद में इसको अब रिपेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसलिए उसको रिपेयर कर दिया गया, ठीक। ओके, फिर चलते हैं आगे। प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। कल्चरल हेरिटेज के और प्लेसेस गुजरात में, ठीक है। अभी तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे थे, अब गुजरात के हिसाब से, पिछला वाला भी तो गुजरात का था ना, लेकिन ठीक है, अभी ओवरऑल इंडिया के हिसाब से दिया था, स्पेशली खाली गुजरात के लिए। धोलावीरा और लोथल के बारे में क्या बताऊं, पढ़ा हुआ है 3rd चैप्टर में डिटेल में, ठीक है। आप वहां पढ़ोगे ही, यहाँ कवर हो ही जाना है। इसमें बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने वही बताया, बाकी सब चीजें नहीं बताई हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी पीछे के चैप्टर्स में हो चुका है, इसलिए कि ये केव्स वगैरह हैं, स्टेप वेल्स बने हुए हैं, राजमहल, नवघन वेल, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, टॉम्ब ऑफ बहाउद्दीन वजीर। अब ये बहाउद्दीन वजीर की टॉम्ब जो है टेक्स्ट बुक में इमेज दी है, इसलिए मैंने ये ले लिया, तो ये आप याद रखना, क्योंकि कई बार हमको इमेज वाले क्वेश्चंस भी देते हैं कि ये इमेज किस चीज की है बताओ, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। बहाउद्दीन वजीर की टॉम्ब है, ये भी मकबरा है, मतलब कब्र है। अच्छा, इसके अलावा भावनाथ का फेयर हर साल होता है गिरनार के फुटहिल्स में महाशिवरात्रि पे, ठीक है। तो इसके लिए भी लोग घूमने फिरने जाते हैं, बड़ा फेमस है। अहमदाबाद को हिस्टोरिकल सिटी कहा जाता है, यहाँ पर बहुत हिस्टोरिकल चीजें मौजूद हैं, जैसे कि फोर्ट ऑफ भद्र, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वीन सीपरी, रानी सीपरी की मतलब मस्जिद, रोजा ऑफ सारखेज, काकरिया लेक, सेकिंग मिनारेट या झूलता मिनारा, ठीक है। सीदी सैयद की जाली, ये वाला, ये अपने टेक्स्ट बुक के कवर पेज पर भी ये इमेज दी है, देखो ये जाली बनी हुई है पत्थर पे, पत्थर की जाली है, ठीक है। मेटल की समझ में आती है, प्लास्टिक के, पत्थर की जाली बनाई गई है, इतना छेद 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 करके इतने बारीकी से इसको काम किया गया होगा, इसलिए इसके बारे में बताया जाए। देख के तो कोई बहुत अच्छी अजीब सी चीज नहीं लगती है, लेकिन जब ये जानते हैं कि ये पत्थर पर बनाया गया है, डिटेल में ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई वाकई में बहुत बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से, बहुत पेशेंस से इसको बनाया गया होगा। इसके अलावा हठी सिंह का टेम्पल है, ये भी बहुत फेमस है। रूपमती रानी की मस्जिद, अच्छा। इसके अलावा शेकिंग मिनारेट्स सारंगपुर दरवाजा के पास मौजूद है, ऐसा कहा जाता है। अभी शेकिंग मिनारेट्स की देखो मैंने इमेज दी है, इसकी क्या खासियत है, अगर आप एक मीनार पर कुछ ठोकते हो तो दूसरी मीनार में वाइब्रेशंस फील होती हैं, यहाँ ठोको और यहाँ टच करो, वाइब्रेशंस फील होंगी। अब बोलेंगे तो चीजें कनेक्टेड होंगी तो वाइब्रेशन होगा ही, लेकिन समझने वाली बात यह कि देखो कनेक्टेड कहाँ से, ऊपर से तो कनेक्टेड है नहीं, ये नीचे से ही कनेक्टेड होगी। यहाँ पर आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी, यहाँ ठोको, यहाँ से ही वाइब्रेशन ट्रैवल करके आगे जाएंगे ना, पर यहाँ वाइब्रेशन फील नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ वाइब्रेशन फील होंगे।
तो इस तरह का कहा जाता है। अब हो सकता है अंदर से कुछ कनेक्शन हो, पर ऐसा भी कहा जाता है, देखो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसे लेजेंड्स, ऐसी कहानियां हैं कि यहां पर नहीं हो रहा है, यहां पर हो रहा है। इसको चेक करने के लिए ब्रिटिशरों के दौर में इसको तोड़ा भी गया था, पर पता नहीं चला। ठीक है, अब रियलिटी क्या है पता नहीं, ऐसा सुना है। अच्छा, तो ये शेकिंग मीनारेट फेमस है अहमदाबाद में। इसके अलावा पाटन, पाटन बहुत ही ऐतिहासिक शहर है गुजरात के मतलब अंदर देखा जाए तो हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शहर। सहस्त्रलिंग लेक पाटन में बहुत फेमस, ये देखो इस सहस्त्रलिंग लेक की मैंने इमेज दी है। ठीक है, सहस्त्रलिंग लेक की इमेज, अब आप समझ सकते हो ये देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है। ठीक है, एक तालाब है, अब तालाब कितना बड़ा होता है, झील, झील कितनी बड़ी होती है, इसकी कैपेसिटी आर्टिफिशियली बनाया हुआ, नेचुरल नहीं है। नेचुरल होता है तो कई बार बहुत बड़ा बड़ा होता है, आर्टिफिशियल कोई कितना ही बड़ा बना देगा यार। कितना बड़ा है पता है आपको, 4.2 MCM इसकी कैपेसिटी है पानी होल्ड करने की, मिलियन क्यूबिक मीटर्स। तो 4.2 इंटू 10⁻⁶ क्यूबिक मीटर्स, एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है, यानी 10⁻³ तो 4.2 इंटू 10⁻⁹, 420 इंटू 10⁻⁷, 420 करोड़ लीटर, 420 करोड़ लीटर पानी होल्ड कर सकता है। कितना बड़ा होगा सोचो। तो ये बहुत बड़ा लेक बनाया है, किसने बनवाया था, ठीक है, सिद्धराज जयसिंह ने बनवाया था। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा वहां पर रानी की वाव भी बहुत फेमस है। ठीक है, पाटन में रुद्र महालय मंदिर भी बड़ा फेमस है सिद्धपुर में। अच्छा, वहीं पाटन में ही पड़ता है। अच्छा, इस लेक के बारे में और क्या बताएं, सहस्त्रलिंग नाम क्यों है इसका, सहस्त्रलिंग ऐसा कहा जाता है। ये जो लेक बनाया गया था इसके अगल बगल बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे, और बहुत सारे मंदिर थे उसमें, भगवान शिव की शिवलिंग वगैरह भी बनाए गए थे। तो इतने सारे मंदिर जोड़ जाड़ के जितने उसमें शिवलिंग होते हैं, लगभग सब जोड़ के 1000 शिवलिंग जैसे थे। तो इतने सारे यहाँ मंदिर बने हुए थे कि हर मंदिर का शिवलिंग जोड़ा जाता है, 1000 जैसा शिवलिंग थे यहाँ पे आसपास। तो सहस्त्र लिंग, 1000 लिंगों वाला लेक। अगल बगल और भी देवी देवताओं के मंदिर बने हुए थे, लेकिन बाद में कुछ राजाओं ने, जो दूसरे राजा थे, ठीक है, उन लोगों ने इसको तोड़ दिया। तोड़कर अगल बगल मतलब कुछ लोगों ने मस्जिद बनवाई तोड़ के, कुछ राजाओं ने तोड़ के ऐसे ही छोड़ दिया। अभी भी कुछ मंदिर देखने को मिलते हैं, पर उतने नहीं हैं आज की डेट में। अच्छा, फिर रुद्र महालय, ये रुद्र महालय की इमेज है। ठीक है, शिव भगवान का मंदिर था, इसको भी तोड़ वोड़ दिया गया था। 26 किलोमीटर दूर पड़ता है पाटन से। उदयमती, किंग भीमदेव वन की जो वाइफ थी, उन्होंने यहाँ पर पाटन में एक बहुत बड़ी वाव बनवाई। ठीक है, स्टेप वेल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि रानी ने बनवाई थी, इसलिए इसे कहा जाता है रानी नी वाव या रानी की वाव। ठीक है, तो इसमें पानी का ही मतलब, इस एरिया में पानी के हिसाब से ही ज्यादा कंस्ट्रक्शंस किए गए। देखो, तो यहाँ के लोगों के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा माना जा सकता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया इसको 2014 में। ठीक है, सिद्धराज जयसिंह ने, अच्छा, इस सहस्त्रलिंग लेक के बारे में मैंने बता दिया कि सिद्धराज जयसिंह ने बनवाया था 1140 AD में। अब इस वाव के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, इसकी क्या खासियत है। इसके बारे में शायद मैंने पीछे के वीडियोस में बताया हुआ, फिर भी एक बार बता देते हैं, जो लोगों ने वीडियोस नहीं देखी इसमें देख लेते हैं। ये मंदिर है, ठीक है, उल्टा एक मंदिर होता है ना, ऊपर ऐसा पिनाकल होता है, नीचे की तरफ उसका मंडप वगैरह होता है। अब इस मंदिर को उलाट के जमीन में गाड़ दो, इस तरह का इसको बनाया गया। ऊपर से खोदते 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 अंदर की तरफ पूरा बनाया गया। एकदम बॉटम के हिस्से में जाकर कुआं है पानी के लिए, वहां के लोगों को पानी मिल सके, इसलिए रानी ने बनवाया था, पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये पूरा मंदिर के शेप में बनाया गया है, और इसमें भी अंदर देख रहे हो पिलर विलर बने हुए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊं तो देखो, ये देखो इतना बड़ा इमेज, तो इतना कई फ्लोर का बना हुआ है। इसमें ये खंबे वंबे हैं, अंदर मूर्तियां देवी देवताओं की बनी है, जानवर वानवर ये सब की भी मूर्तियां वगैरह बनाई गई हैं। ठीक है, तो मंदिर के शेप में बनाने का पर्पस ये कि पानी जो है, इस यहाँ के जो लोग थे उनके लिए पूजनीय था, लोग पानी की पूजा करें, मतलब इतना कीमती था उनके लिए। तो पानी की वहां दिक्कत होगी, तो इसलिए पानी की इंपॉर्टेंस को लोग बहुत समझते थे, इतना इंपॉर्टेंट समझते थे कि मंदिर के अंदर पानी रखा गया, इस तरह का मतलब भगवान का दर्जा दिया गया है। साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, इंडिया के साउथ के जो टेम्पल्स हैं, महाबलीपुरम तमिलनाडु में,
कैलाश टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु, ये कैलाश टेम्पल अलग है, वो जो एलोरा में पढ़ा वो अलग है, ठीक है। कांचीपुरम वाला कैलाश टेम्पल तमिलनाडु। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु। विरूपक्ष टेम्पल पट्टडकल कर्नाटक, अभी पीछे पढ़ा था पट्टडकल मेमोरियल के अंदर विरूपक्ष टेम्पल के बारे में। परशुरामेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर ओडिशा। वैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांचीपुरम, ठीक है। तो ये याद रखना, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। फिर पिलग्रिमेज प्लेसेस यानी तीर्थ, इंडिया में तीर्थ के भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जगह हैं, लोग तीर्थ करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तीर्थ करते हैं, घूमने मतलब एंजॉय करने के लिए, भगवान के आशीर्वाद वो सब के लिए जाते हैं। 4 धाम की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, ये सब कही जाती है, ठीक है, हिंदू धर्म में। 4 धाम में कौन से धाम आते हैं भैया? बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी। ये 4 जो हैं, चारों भगवान विष्णु के, ठीक है, मंदिर हैं। अच्छा, रामेश्वरम तो वैसे भगवान शिव का भी है ना, यहाँ तो मेन शिव जी का वो है, पूजा होती है शिव जी की, ठीक है। बद्रीनाथ के पास केदारनाथ भी है, ठीक है, तो बद्री केदार की भी दर्शन करते हैं लोग। पर बेसिकली बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुर, ये चारों को 4 धाम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर इन चारों जगह घूमते तो लोग बोलते 4 धाम की यात्रा पे गए, तो ये चारों जगह जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग है, हमने सुने होंगे बहुत सारे, सोमनाथ हैं, उज्जैन में महाकाल हैं, वाराणसी में काशी सुनाता, तो ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो भी बड़े मतलब हिंदू धर्म में बड़े मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लोग उनकी दर्शन वगैरह करते हैं। इसके अलावा 51 शक्तिपीठ हैं, माता की जो मतलब मंदिर है, माता लोग के मंदिर, जैसे पावागढ़ भी एक शक्तिपीठ में आता है, अंबाजी मंदिर पड़ता है वो भी शक्तिपीठ में आता है, ठीक है। ऐसे विंध्याचल में मंदिर शक्तिपीठ में आता है, जो भी देवियों के मंदिर हैं ज़्यादातर शक्तिपीठ, 51 ऐसे शक्तिपीठ हैं। ऐसी कहानियाँ हैं कि भाई माता सती की बॉडी को लेके, जब वो उन्होंने सती अपने आप को जला लिया था, तो उनकी बॉडी को लेके भगवान शिव तांडव करने लग गए थे, तो उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से बॉडी के कई टुकड़े किए, 51 टुकड़े हुए, और वो बॉडी के पार्ट जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में भी पड़ता है प्रेजेंट डे के देखा जाए तो, अब बंटवारे से पहले तो हमारा ही था, बाद में चला गया। फिर इसके अलावा परिक्रमा करते हैं लोग, गिरनार पर्वत की परिक्रमा करते हैं, इसको लीली परिक्रमा कहते हैं। शत्रुंजय पर्वत की, जैन धर्म में बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट जगह है शत्रुंजय, ठीक है, तो शत्रुंजय की परिक्रमा की जाती है, प्रदक्षिणा की जाती है। नर्मदा नदी की प्रदक्षिणा की जाती है, ये सब तीर्थ के तौर पर किया जाता है इंडिया में। इसके अलावा अभी क्या बताएं यार, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिस्ट आते हैं, इंडिया के भी टूरिस्ट घूमते हैं, दुनिया से भी आते हैं, इससे हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को बेनिफिट होता है, ठीक है। 32 monuments in Indian cultural natural heritage have been included in World Heritage Site by UNESCO. यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया से 32 मॉन्यूमेंट्स और जगहों को चुना गया है। तो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, बहुत ही रिच है, दुनिया भर के लोगों के सीखने जैसा है, लोग आके देखते हैं, चौंकते हैं, हम तो चौंक ही रहे हैं, जब हम ही चौंक जा रहे हैं तो उन लोग क्या तो और भी नहीं तो और भी चौंकेंगे। तो इस तरह से चैप्टर खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर इसलिए भी कर देना ताकि भाई उनको भी मिल जाए, एग्जाम के टाइम पर हेल्प हो जाए, और साथ ही साथ हमारी भी हेल्प हो जाए। और क्या बोले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कई बच्चों को एक चीज़ बता दूं कि कई बार क्या होता है, हमारे वीडियोस डलते हैं तो ऑलरेडी पेज पर होते हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे, लेकिन बच्चे ढूंढ रहे होते हैं कि कमेंट में करते हैं सर ये वाली वीडियो नहीं है, ये वाली वीडियो डाल दो, वो डली रहती है। तो थोड़ा एक बार आप जाके जो सेक्शन है अपना चैनल का उसको खोलना वीडियो की लिस्ट में, उसमें आराम से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ और इश्यूज आपको लगते हैं जो करना चाहिए हमें, तो आपके सजेशंस भी कमेंट में बताना, तो हम ऐसा करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके चीज़ों को समझने में और ढूंढने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।